हर कोई इंसान अपना गोल तो सेट करता है लेकिन अपने फाइनेंशियल गोल्स नहीं सेट करता। एक बहुत ही क्लियर चीज़ है कि आपके गोल्स तभी पूरे होंगे जब आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे होंगे। तो जिसके पास जितना पॉकेट अलाउ करता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारा पैसा आप लगा दो, लेकिन एटलीस्ट 20-30% तो आप जो कमा रहे हो उसका तो लगाना ही चाहिए ना आपको। आज की डेट में जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी एक सोच है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। हमने बच्चों का किया लेकिन बच्चे हमारा ना करें, ये हम चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि आप बच्चों की लायबिलिटी बन जाओगे। कई लोग मुझसे मिलने आते हैं जो कि काफ़ी एज के हैं। वो कहते हैं मुझसे कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे यंग अडल्ट एज में कि मुझे ये सब करना है। अगर मैं ये सब यंग अडल्ट एज में कर रहा होता तो आज मेरे पास में बहुत बड़ा कॉर्पस होता। इसके अलावा जैसे ही आप अर्निंग्स स्टार्ट करते हो तो अर्निंग्स स्टार्ट करते ही आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालनी है। देखिए, खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट खर्च करना अच्छा है। सर, ऐसे ही मेरे कुछ सवाल और अडल्ट्स के लिए हैं कि वो अपना मनी मैनेजमेंट और अपना फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को कैसे अपनाएं कि उनका फाइनेंशियल गोल सेट हो सके। देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है या फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है जब आप यंग एडल्ट से आ जाते हैं अडल्ट एज में। ये अडल्ट एज जो होती है वो 30 साल से 50 साल तक चलती है। इसमें आपको बच्चों का भी टेक केयर करना है, आपको घर भी बनाना है, आपको गाड़ी भी खरीदनी है और n नंबर ऑफ एक्सपेंसेस करने हैं आपको। क्योंकि इस एज में जो आपके बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन और उनकी मैरिज का भी रिक्वायरमेंट आएगा। तो आपके इस टेन्योर में आपको बहुत बड़े बड़े खर्चे करने हैं। बड़े बड़े खर्चे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा। कॉर्पस इकट्ठा कैसे होगा? जब आपके फाइनेंशियल गोल सेट होंगे। आप कोई भी चीज़, कोई भी एक बड़ी चीज़ बगैर फाइनेंशियल प्लानिंग के प्लान ही नहीं कर सकते, और अगर आपने कर लिया तो आपका बजट बिगड़ जाएगा। आप कोई एक्स अमाउंट कमा रहे हो, उसमें से आप 50%, 60%, 70% अपनी डेली की यूसेज में खर्च कर दे रहे हो, स्पेंड कर दे रहे हो, तो आपका बजट कैसे सही रहेगा? आप बड़े प्लान्स कब करोगे? जितना भी ये सर्विस क्लास मैं देखता हूँ और जितने भी मेरे साथ में एसोसिएटेड क्लाइंट्स हैं उनको मैं देखता हूँ, उनकी स्पेंडिंग इतनी ज़्यादा है कि वो कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते, या उन्होंने कभी भी फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई 1 लाख रुपए कमाते हैं और 90,000 रुपये का हमारा खर्चा है। अब 10,000 रुपये हम बचा के कर क्या लेंगे, इसलिए वो 10,000 भी उड़ा देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अगर 10,000 भी सेव किया, इन्वेस्ट किया, तो उससे भी आप कैपिटलाइज तो कर सकते हो। बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे ना। तो आपको इन एक्सपेंसेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने टीनेजर में ही बताया कि टीनेजर में किसी ने नहीं सीखा है तो आज सीखना पड़ेगा। इस एडल्ट एज में आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अपनी फैमिली को रन कर पाएंगे और एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पे बहुत ब्रॉड लेवल पे बढ़ते हैं। भाई, जब आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद बच्चों के खर्चे हो जाते हैं। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से उसका खर्चा शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको एडमिशन कराना है तो आपको खर्चा है, उसको फिर बड़े क्लास में एडमिशन कराना है तब खर्चा है, फिर हायर एजुकेशन के लिए आपको उसको कुछ ना कुछ देना है, उसे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनाना है, पायलट बनाना है, तो उस समय आपको बड़ा कॉर्पस चाहिए। फिर उसकी शादी के लिए कुछ कॉर्पस चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती तब तक तो फाइनेंशियल लायबिलिटी पेरेंट्स पे ही रहती है। इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तब खत्म होती है पेरेंट्स की जब उनकी शादी कर देते हैं। अब भाई तुम समझो, यहाँ तक तो हमने समझा है ना। तो इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्लानिंग है वो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल गोल्स पे ही डिपेंडेंट है। आप एक्स अमाउंट कमाते हो तो उसमें से कम स्पेंडिंग करो, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाओगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा सेव करोगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तभी आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव होने की प्रोबेबिलिटी है। मीन्स दैट अडल्ट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना पहले एक फाइनेंशियल गोल सेट कर लें, अपना एक ड्रीम सेट कर लें, उसको लेके वो अपना ड्रीम को लेके चलते, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें, अपना मनी मैनेजमेंट करें, अपना जो उनका फाइनेंशियल लिटरेसी है वो उसके बारे में सोचे, वो उसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएं। राइट सर? आपके आंसर से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई कि जिस तरीके से आपने बोला कि ड्रीम सेट करें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ
कि हर कोई इंसान अपना गोल तो सेट करता है लेकिन अपने फाइनेंशियल गोल्स नहीं सेट करता। एक बहुत ही क्लियर चीज़ है कि आपके गोल्स तभी पूरे होंगे जब आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे होंगे। ये इंसानों को समझना पड़ेगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि हम गोल्स तो बना लेते हैं, हमने ड्रीम कर लिया कि हमारी ड्रीम कार होनी चाहिए, हमने ड्रीम तो कर लिया हमारा ड्रीम हाउस होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा उसके लिए हमें प्रिपरेशन आज से करनी पड़ेगी। तब कहीं जाके एक ड्रीम हाउस या ड्रीम कार या कुछ भी XYZ जो भी वो ड्रीम करता है वो बनेगा। विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग आप क्या कर पाओगे? जब तक आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आपके ड्रीम्स भी नहीं अचीव होने वाले। इसीलिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा एक इमरजेंसी फंड भी बना के रखना चाहिए लोगों को। इमरजेंसी फंड बनाने से अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, मान लो कोई जॉब करता है ना, तो जॉब में दिक्कत आ सकती है कभी भी, उसके लिए इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में भी कभी ना कभी दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट है। किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, उसके लिए भी इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट है। या कोई और डिज़ास्टर हो सकता है, मान लीजिए कि घर में कोई इमरजेंसी फंड का, घर टूट गया हमारा जिस घर में रहते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ गई उस घर में, तो उसके लिए भी इमरजेंसी फंड। क्योंकि इमरजेंसी फंड अगर आप बनाओगे ना तो ये जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं जो छोटे टेन्योर के लिए होती है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए होती हैं, ये सारी चीज़ें आप कवर अप कर सकते हो उस फंड से। सर मेरा एक सवाल है अडल्ट के लिए जिनकी अर्निंग कम है, मिडिल क्लास में आते हैं जो, हाँ, उनके लिए सर वो अपना मनी मैनेजमेंट, अपना फाइनेंशियल स्टडीज़ को कैसे अपनाए कि वो अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट कर सके और अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकें। तो उनके लिए सर बताइए जिनकी अर्निंग्स कम है। जिनकी अर्निंग कम है उनके लिए तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट SIP होता है। SIP आप 1000 रुपये से, 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। अब 500-1000 रुपये से आप SIP करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, और जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स बढ़े आप SIP इंक्रीज़ कर सकते हो। जितनी जल्दी आप SIP इंक्रीज़ करोगे उतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो जिसके पास जितना पॉकेट अलाउ करता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारा पैसा आप लगा दो, लेकिन एटलीस्ट 20-30% तो आप जो कमा रहे हो उसका तो लगाना ही चाहिए ना आपको। अगर आप वो भी नहीं लगाओगे तो फिर आपका कॉर्पस इकट्ठा नहीं होगा, आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा कभी भी। सर आपने हमें अडल्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि वो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर सके। ऐसे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके बारे में बताएं कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे वो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकें। देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो जब उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग किया था तो उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग अपने लिए करके रखना चाहिए था, और अब समय आ जाता है उन सब चीज़ों को यूटिलाइज करने का। तो सीनियर सिटीजन के लिए मेरी राय ये है कि जिनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो चुके हैं, जिनके ड्रीम्स अचीव हो चुके हैं, तो वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें इस एज पे, और उसके बाद में अपने लिए एक कॉर्पस इकट्ठा करें जिससे कि उनका अगर कोई हेल्थ इशू आता है तो वो हेल्थ इशू में काम आए। एक कॉर्पस ऐसा इकट्ठा करें कि जो लीगेसी में दे के जाना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो इकट्ठा करें कुछ। और देखिए, अगर मान लीजिए कि एक इंसान की 1 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है, वो यंग एज में है या फिर अडल्ट यंग एज में है, तो सीनियर सिटीजन होते होते या फिर 50 की एज में आते होते उसके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरतें कम होने लगती हैं। ठीक है, तो एक कॉर्पस कुछ ऐसा इकट्ठा होना चाहिए उसके पास में जो कि मीट आउट करे उसके डेली एक्सपेंसेस को। तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि अगर आपने कोई वेल्थ क्रिएट करके रखा है तो यहाँ पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ले लीजिए आप। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ में घूमने जाइए और अपने आप को फ्री रखिए, और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उन सबको मैनेज करेगा कौन? आपका वेल्थ। सारी चीज़ें आपकी वेल्थ मैनेज करेगा, आपके एक्सपेंसेस को, आपके इधर उधर घूमने के खर्चे को, आपकी दवाइयों के खर्चे को। तो अगर आपने अच्छे से फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट पढ़ा हुआ है या अच्छे से आपने फाइनेंशियल अवेयरनेस को फॉलो किया है अपनी लाइफ में, निजी लाइफ में, तो 50 के बाद में आपकी लाइफ इजी होने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की डेट में जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी एक सोच है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। हमने बच्चों का किया लेकिन बच्चे हमारा ना करें, ये हम चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि आप बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, आप बच्चों की लायबिलिटी बन जाओगे। ऐसे बच्चे आपकी एसेट रहेंगे हमेशा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल अवेयरनेस को आप जिस एज में भी हो अडॉप्ट करें,
और अपने बच्चों को सिखाएं, और अगर आपके बच्चों के बच्चे हो गए तो उन्हें भी सिखाना शुरू करें। मीन्स सर कल की तैयारी आज से ही शुरू करनी चाहिए, बिल्कुल। पैसे को काम पे लगाइए। बिल्कुल सर आपने हमें डिफरेंट एज ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये जानकारी से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमें डीएम कर सकते हो, और हम एवरी वेडनेसडे और सैटरडे ये वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।